हेलो एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के इस चैनल में, जहां पर हम अपने विषय हिंदी से संबंधित जो है क्लास 9th से लेकर 12th तक के सभी कोर्सेज को कवर करते हैं। तो अभी तो हम कर रहे हैं सीबीएसई को कवर, और सीबीएसई में आपके पास जो 9th है, 10th है, 11th 12th है, इनमें अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। तो इन कोर्सेज को मैंने काफी हद तक कवर करने की कोशिश करी है। जो कुछ रह गया है उन सभी के लिए मैं माफी मांगती हूँ, और जल्द ही उनके सिलेबस लेकर भी आऊंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपनी क्लास 12th की, जिनके इस साल बोर्ड है, तो बोर्ड की प्रिपरेशन को लेकर भी आप सभी बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो इसी की प्रिपरेशन मैं आपके लिए करा रही हूँ। अगर हम बात करते हैं अपनी बुक्स की, तो हमारे पास सीबीएसई में 3 बुक्स चलती हैं। व्याकरण आधारित कोई भी प्रश्न नहीं आता, आज सिर्फ एक रचनात्मक लेख आता है आपके पास में, जिसके बारे में आपको मैं जल्द ही बताऊंगी। और इन 3 बुक्स में से जो है आपकी 2 बुक्स, तो एक आपकी है आरोह भाग 2, दूसरी है विधान भाग 2, और तीसरी बुक जो है वो क्लास 11th 12th और आपके कोर और इलेक्टिव दोनों ही क्लासेस में कंबाइंड है, और दोनों ही क्लासेस में कंबाइंड है। तो इसमें कुछ चैप्टर आपके 12th के हैं, कुछ 11th के हैं। तो इन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, और आपके आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके आरोह बुक से आ रहे हैं, उन्हें भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। रही बात आपके वर्णनात्मक प्रश्नों की, तो वर्णनात्मक प्रश्न आपके तीनों ही बुक से आएंगे, और इसमें पहली बुक आपकी जो आरोह बुक है उसके वर्णनात्मक प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी कर रहे हैं दूसरी बुक विधान भाग 2 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके अंदर हम सभी तरह के वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ सालों से पूछे गए बोर्ड के क्वेश्चन भी हैं आपके साथ सम्मिलित, और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। तो इनको देखकर आप काफी हद तक अपने हर चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम कर रहे हैं अपनी हिंदी की पूरक पुस्तिका विधान भाग 2 के द्वितीय अध्याय जूझ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको बहुत ध्यान से करना है, ध्यान रखिए। यहाँ पर वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आपके करीबन 15 क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं। इनकी प्रिपरेशन से आप इतना तो अश्योर हो सकते हैं कि आपसे अगर कोई भी तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर लिख लेंगे। तो बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न है, मराठी मास्टर ने किस तरह लेखक को कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। अब लेखक के लिए पढ़ाई शुरू करना भी एक संघर्ष से कम नहीं था, और पढ़ाई करने के बाद जब सौंदगेलकर जी जो उनके मराठी के मास्टर थे, वो कविताओं में बहुत रुचि रखते थे, और यही रुचि धीरे धीरे हमारे लेखक आनंद यादव जी के पास में भी आई। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये डेवलप हुई। मास्टर स्वयं कविता करते थे, और अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। अब कहते हैं ना कि अगर आपको सिखाना है तो पहले खुद इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो ये चीज सौंदगेलकर जी के पास थी। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बच्चों को बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग लेखक को आदमी ही लगने लगे थे। अब कारण क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अब बहुत सारे आप लोग लेखक पढ़ रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें आप लोग को कहीं तक ये लगता होगा कि पता नहीं ये लोग किस तरीके के होते होंगे, कि इनको अलग तरीके से कोई पावर होती है जो कविता या लेख लिख लेते हैं। लेकिन जब हम इनके चरित्र को जानने की कोशिश, इनके जीवन को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है ये तो हम जैसे ही आम आदमी है, और उन्होंने अपनी इन प्रतिभाओं को निखारा है, और यही हमारे लेखक के साथ में भी हुआ था। इसीलिए लेखक को भी यह विश्वास हुआ कि वह भी कविता कर सकता है, कि मतलब उनको भी लगा कि नहीं, मैं भी कविता कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी ये प्रतिभा है, मैं भी आम आदमी हूं। वह कविता और वह लता देखने, ये ने दोनों ने ही देखी थी। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है। मास्टर ने दरवाजे पर मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। अब मास्टर के दरवाजे, जो सौंदगेलकर जी है ना, उनके दरवाजे पर लता की एक बेल लगी हुई थी, मालती लता लगी हुई थी, उस पर उन्होंने कविता लिखी। वह कविता और वह लता लेखक ने दोनों ही देखी थी। कहने का तात्पर्य क्या है, मास्टर जी के घर जाते थे तो उस लता को भी लेखक ने देखा हुआ था, और साथ ही साथ लेखक ने वो कविता भी पढ़ी जो लेखक ने लिखी थी, जो मास्टर जी ने लिखी थी। इसके कारण लेखक को भी लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर वह कविता बना सकता है। तो जब एक लता देखकर कविता लिखी जा सकती है, तो कोई भी चीज पर कविता लिखी जा सकती है। लेखक ने यही सोचा।
जिन पर वह कविता बना सकता है। लेखक भैंस चराते चराते फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, क्योंकि भाई देखिए कविता का पहला जो नियम होता है वो होता है तुकबंदी। तो उन्होंने तुकबंदी करना सीख लिया। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और अपनी बनाई कविताएं मास्टर को दिखाने लगा। तो मतलब उन्होंने जब ये जान लिया कि आसपास की चीजों पर ही कविताएं बनती हैं, तो उन्होंने बनाई और मास्टर को भी दिखाई। मास्टर कविता लिखने में लेखक का मार्गदर्शन किया करते थे, यानी कि जो गलतियां होती थी लेखक बताते थे, वो मास्टर जी बताते थे और लेखक उन्हें सुधारते थे। वे लेखक को बताते कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवियों को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं आदि। तो एक कविता लिखने के लिए जो कोई भी जरूरी चीजें होती वो सब मास्टर जी ने लेखक को सिखाई धीरे धीरे करके। अब लेखक इसी दिशा में कोशिश करने लगा, तो वो सिखाई हुई चीजों को सीख भी अच्छे से रहा था और जाने अनजाने लेखक की मराठी भाषा भी सुधरने लगी। लेखक लिखते समय अब बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से देखने लगा। लेखक पर अब शब्दों का नशा चढ़ने लगा था, यानी कि अब शब्द उसे समझ में आने लगे थे अच्छे से, और उसे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उसके मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। यह लेखक की अपनी लगन व मेहनत ही थी कि जहां उस छोटे बच्चे के पिता उसकी पढ़ाई लिखाई के विरोधी थे, अब वही छोटा बच्चा बड़ा होकर महान कथाकार, उपन्यासकार बन गया था। छोटे में जहां उनके पढ़ने तक की मुसीबत बनी थी, आज मास्टर जी के कृपा से वो एक बहुत बड़े कथाकार और उपन्यासकार बन गए थे। प्रश्न संख्या 2 है, सोनगेलकर कौन थे और उनकी कविताओं का लेखक पर क्या असर हुआ? वो एक मराठी मास्टर थे और उनकी कविताओं से ही लेखक के अंदर भी इंटरेस्ट आया कि वो भी कविताएं लिखें। लेखक एक मराठी मास्टर जिनका नाम ना सोनगेलकर, ये इतना ही नाम दिया गया है चैप्टर में था। वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। पहले तो वे एक आध कविता को गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता के भाव बच्चों को समझाते थे, यानी कि कविता में पूरी तरीके से रम जाते थे। गाकर सुनाना यानी कि रम जाना। वे स्वयं भी कविता की रचना करते थे, खुद भी लिखा करते थे। कभी कक्षा में कोई अपनी कविता याद आती तो वह सुना देते थे। ठीक है, लेखक उनके द्वारा सुनाई व अभिनय की गई कविताओं को ध्यान से सुनता व देखता था। लेखक अपनी आंखों और कानों का पूरा ध्यान लगाकर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस को ग्रहण करता था, क्योंकि लेखक को धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा था। तो उसे ये लगने लगा था कि अगर इन सब चीजों पर मैं ध्यान दूंगा तो मैं भी ये प्रतिभा अपने अंदर ला सकता हूं। इसीलिए वो हर एक चीज, हर एक मुद्रा, हर एक भाव पर ध्यान रखता था और उन सभी कविताओं को सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या जानवरों को चराते हुए अकेले में खुले में मास्टर के हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार गाता। यानी कि जो मास्टर जिस तरीके से कर रहे थे वो अपने खाली समय में उसी तरीके से कविता वाचन करने लगा। कविता को बनाता और उसी का वाचन भी उसी तरीके से करता। पहले जानवरों को चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए लेखक को अकेलापन खटकता था। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। लेकिन अब उल्टा, लेखक को अकेले रहना अच्छा लगता था, क्योंकि अकेले में अब वो जो काम कर रहा था उसे उसमें ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि अकेले में वह कविता ऊंची आवाज में गा सकता था और किसी भी तरह का अभिनय कर सकता था। लेखक ने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया था, यानी कि अपनी तरह से कविता लिखता भी था और उन्हें गाता ही था। प्रश्न संख्या 3 है, वसंत पाटिल कौन था और लेखक का उसके साथ कैसा संबंध था? वसंत पाटिल जो था वो कक्षा का सबसे होनहार बच्चा था। उसके साथ रहकर लेखक ने काफी कुछ सीखा था। उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई थी, सभी उनको जानने पहचानने लगे थे। लेखक की कक्षा में एक वसंत पाटिल नाम का एक दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार लड़का था। उसकी होशियारी के कारण मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। लेखक को अब अपनी अपेक्षा छोटे लगता था, ठीक है, और लेखक उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया था। इसीलिए लेखक के अनुसार मास्टर की कक्षा की मॉनिटरी उसे सौंपनी चाहिए थी। परंतु दूसरी ओर लेखक को पता था कि उसके पास 5वीं की परीक्षा पास करने के लिए केवल 2 ही महीने, क्योंकि भाई उसका टाइम वेस्ट हुआ था ना। अब जब उसने 5वीं में एडमिशन लिया तो अब जो है वो वार्षिक परीक्षाएं आने वाली थी। कक्षा में दंगा करना,
और पढ़ाई की उपेक्षा करना लेखक के लिए मुमकिन नहीं था। इन सब बातों के कारण लेखक का सारा ध्यान पढ़ाई की ओर रहा और पढ़ाई में लेखक वसंत पाटिल की नकल करने लगा। कहते ना, अपने से अच्छी की संगत लो तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। यही हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लेखक के मन की एकाग्रता बढ़ गई और लेखक को गणित झटपट समझ में आने लगे, सवाल सही होने लगे, मास्टरों को लेखक को अपनेपन का व्यवहार मिलने लगा। कहते ना, बच्चा जब अच्छा करने लगता है तो टीचर्स भी उसको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। यही हुआ, टीचर उसे पहचानने लगे, उसके नाम से पहचानने लगे। मास्टरों के इस व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में लेखक का विश्वास बढ़ने लगा था। अब वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ चढ़कर अच्छे से काम करता ताकि सारे लोग उसको अप्रिशिएट करें। प्रश्न संख्या 4 है, पाठशाला में लेखक को क्या परेशानी झेलनी पड़ी और उसका लेखक ने क्या समाधान निकाला। अब क्या हुआ, जब वो पहले दिन गया था ना, तो उसकी पहनावे, धोती पहनना, गमछा टांगना, इस वजह से सारे बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। तो वो पहले दिन ही काफी हद तक उसका मोरल डाउन हो गया था, लेकिन नहीं, उसने अपने आप को इंकरेज किया और आगे। जब कक्षा के बच्चों ने लेखक को पहनावे का मजाक बनाया, उसकी धोती खींची, गमछा खींचा, तो लेखक निराश होकर सोचने लगा कि ऐसी पाठशाला में वह नहीं जाएगा। मतलब पहले ही दिन निराश हो गया कि अब मैं नहीं जाऊं, इससे तो उसका खेत ही अच्छा, चुपचाप काम करते रहो। और कक्षा में उसकी गली के 2 लड़के हैं, यानी कि वो जिस गली में रहता था उसी गली के 2 घरों के 2 लड़के वो उस कक्षा में पढ़ते थे जहां लेखक गया, जो उससे भी कमजोर है। उसने कोई मदद नहीं मिल सकती है, यानी कि उन बच्चों से तो मदद मिलने की उम्मीद ही नहीं है कि अगर बाकी बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं तो कली के वो 2 बच्चे उसकी हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेखक का मन उदास हो गया। उसे 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई सी लगने लगी थी, क्योंकि भाई कुछ दिन के लिए उसने जो बीच में कुछ महीनों के लिए ब्रेक लिया ना, उस बीच में सब कुछ बदल गया था। उसे लग रहा था जैसे कक्षा में उसका कोई नहीं। परंतु सवेरा होते ही लेखक फिर से उमंग में था। अब चलो एक दिन निराश हुआ, लेकिन दूसरे दिन फिर उसने अपनी हिम्मत करी और पूरे जोश के साथ था, फिर से पाठशाला चला गया। उसके पहनावे का मजाक ना बने इसलिए माँ के पीछे पढ़कर उसने एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी 8 दिन में मंगवा ली, यानी कि धोती की जगह वो अब हाफ पैंट पहनने लगा था। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। तो इस तरीके से उसके पहले दिन जो काम उसको परेशानी हुई थी, लेकिन उसने उसका समाधान निकाला और सब कुछ सही कर लिया। लेखक के पिता ने पाठशाला जाने के लिए लेखक के समक्ष कौन सी शर्त रखी? उसने क्या रखा कि वो सुबह उठ के पहले खेतों में पानी देगा, फिर स्कूल जाएगा, लौट के आएगा, जानवरों को चराएगा और कभी जब खेतों में ज्यादा काम रहेगा तो वो छुट्टी लेकर खेतों के काम भी करेगा। ये कुछ शर्तें जो हैं उसके पिता ने रखी थी स्कूल जाने से पहले, जिसे लेखक ने मान लिया था। घर पर खाना खाते खाते लेखक के पिता ने लेखक को कुछ शर्तें बताई। जैसा कि उसकी पाठशाला का समय 11 बजे होता है, इसलिए लेखक को दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना है। 11 बजे तक खेतों में पानी देना है। खेतों में पानी देकर आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले जाना। घर से सीधे पाठशाला पहुंचना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत में आकर 1 घंटे जानवरों को चराना। और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला से गैर हाजिरी लगाना है। लेखक ने भी सभी शर्तें मान ली। तो पिताजी तो ऐसे भी हक में नहीं थे, लेकिन जो है दत्ता राव जी के प्रेशर में आकर उन्होंने हामी तो भरी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। देसाई दादा यानी दत्ताजी देसाई दादा, लेखक और लेखक के पिता की बातचीत का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जब दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को बुलाया तो पीछे से लेखक भी आए घर में उसको बुलाने के लिए। तब इन तीनों के बीच जो वार्तालाप हुई थी उसे आपको यहाँ डिटेल में लिखना, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। जब लेखक के पिता घर पहुंचे तो लेखक की मां ने उन्हें देसाई दादा के यहाँ भेज दिया और कुछ समय बाद पिता को बुलाने के बहाने लेखक भी देसाई दादा के घर पहुंच दिया, क्योंकि देसाई दादा ने पहले पिता को बुलाया था, फिर पीछे से लेखक को बुलाया था। सवाल जवाब में जब देसाई दादा ने बड़ी चतुराई से पूछा कि लेखक कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो लेखक ने भी तुरंत कह दिया कि वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था, परंतु अब विद्यालय नहीं जाता क्योंकि उसके खेतों में पानी देने वाला कोई नहीं है। इस पर देसाई दादा ने लेखक के पिता से खूब बातें सुनाई, उसे खूब डांटा
कि भाई बच्चे के पढ़ने का समय है, तुम्हें पढ़ने देना चाहिए, खेत के काम तुम करो। देसाई दादा ने लेखक के पिता द्वारा दिए गए सभी तर्कों को काट दिया और लेखक को रोज स्कूल जाने को कहा। भाई उनके पिताजी ने भी बहुत कहा कि भाई घर काम होता है, ये चोरी करता है, पढ़ने नहीं जाता है, सिनेमा देखने जाता है, बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन देसाई दादा ने सब मना कहा और कहा कि इसको स्कूल भेजो। यदि उसका पिता उसे ना जाने दे तो उसे अपने पास सुबह शाम जो भी काम हो सके वह करने को कहा और उसके बदले वे पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर पिताजी तुम्हें जाने के लिए नहीं देते हैं तो तुम मेरे पास आना, मैं छोटा मोटा तुमसे काम करवाऊंगा, जो मेरे पास होगा उसके बदले मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ऐसे देसाई दादा ने लेखक से कहा। यह बात सुनकर लेखक के पिता ने कहा कि वे उसे स्कूल जाने से नहीं रोकते, अगर उसे जरा गलत सलत आदत ना पड़ गई होती तो। अब लेखक के पिता ने नई बात कहनी शुरू करी, इसीलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख ली। देसाई दादा के पूछने पर पिता ने बताया कि वह यहाँ वहां कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अब ये सारी बातें उसके दादाजी झूठ बोल रहे थे ताकि इसको स्कूल ना भेजना पड़े। इस पर लेखक ने सफाई देते हुए कहा कि कभी एक बार मेले में पटा कर पैसे लगा दिए थे, दादा को कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसीलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर मां से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। देसाई दादा ने सारी बातें सुनी और बीती बातें भूलकर अगले दिन स्कूल जाने को कहा। तो इस तरीके से इन तीनों के बीच जो है कन्वर्सेशन हुआ और अंत में नतीजा ये निकला कि देसाई दादा ने ये हुक्म दिया कि अब तुम कल से स्कूल जाओगे। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक जनवरी के महीने में कक्षा में क्यों बैठना चाहता था? क्योंकि भाई मार्च में फाइनल एग्जाम होते हैं तो वो 5वीं पास कर लेगा, अगर बाद में बैठता तो क्या होता, उसका 1 साल बर्बाद जाता, क्योंकि वो 5वीं से ही उसने कक्षा छोड़ी थी तो अब दोबारा वो 5वीं में ही दाखिल होना चाहता था, है ना। लेखक जनवरी के महीने में कक्षा में बैठना चाहता था क्योंकि परीक्षा नजदीक आ गई थी और यदि वह अभी भी कक्षा में बैठेगा तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और वह परीक्षा पास कर लेगा, क्योंकि पहले ही उसका 1 वर्ष बेकार चला गया। इसलिए वो अभी 5th में, क्योंकि पिछली बार वो 5th में निकला था, अब 5th में बैठ जाता अगर 2 महीने में तो एग्जाम देकर वो पास कर लेता और उसका 1 साल बर्बाद होने से बच जाता। लेखक की मां ने दत्ताजी राव को लेखक के पिता के बारे में क्या बताया कि वो पूरा दिन आवारा सांड की तरह घूमता रहता है, रखमाबाई के पास जाता है और घर के कामों में ध्यान नहीं देता और उसके लिए बच्चे की पढ़ाई छुड़ा के उसे खेतों में लगा दिया। ये बात उन्होंने कही थी। लेखक की मां ने दत्ताजी राव को लेखक के पिता के बारे में बताया कि लेखक के पिता खेती के काम में हाथ नहीं लगाते, उनको सारे गांव भर में आजादी से घूमने को मिलता रहे, इसीलिए उन्होंने लेखक का पढ़ना बंद कर उसे खेती में जोत दिया ताकि उन्हें काम ना करना पड़े, वो आराम से घूमते रहें, इसलिए बच्चे की पढ़ाई छुड़वा कर उसे खेतों के काम में। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक की पढ़ाई की समस्या लेकर लेखक और लेखक की मां कहाँ गए और क्यों? वो गांव के सबसे सम्माननीय व्यक्ति दत्ताजी राव देसाई के पास गए, इसलिए ताकि उनकी बात गांव के सभी लोग मानते थे, उनका सम्मान करते थे, तो अगर दत्ताजी राव दादा से बोलेंगे पढ़ाई शुरू करने के लिए तो वो मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक की मां धूप में कंडे थाप रही थी और लेखक भी उनकी मदद कर रहा था। बातों ही बातों में लेखक ने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी, परंतु लेखक की मां भी जानती थी कि वह इस विषय में लेखक की कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि लेखक के पिता लेखक की पढ़ाई की बात नहीं जमती है, यानी कि वो बिल्कुल, अगर उनसे बोलो कि पढ़ाई करनी है तो वो बहुत गुस्सा करने लगते थे। लेखक की मां को मना लेता है कि अब उनके खेत का सारा काम समाप्त हो गया है, उसके लिए अब कोई काम नहीं है, इसलिए वे दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाकर उनको सारी बातें समझा सकते हैं, जिससे वे लेखक की पढ़ाई के बारे में लेखक के पिता को अच्छे से समझा दें। मां भी मान जाती है और रात में दोनों दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। लेखक की मां ने दत्ताजी राव को सारी बात कह दी और वे भी उसकी बात से सहमत हो गए। तो दत्ताजी राव को उन्होंने सारी बात समझाई और सहमत हो गए कि ठीक है, तुम लोग जो सोच रहे हो, करना चाहते हो, बिल्कुल सही है, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और उन्होंने दादा को शाम को अपने पास बुलवा लिया था। पूरे गांव में लेखक के परिवार का कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था।
क्यों? क्योंकि सबसे पहले शुरू होगा तो उसके पैसे अच्छे मिल जाएंगे। इसलिए लेखक की खेती की बात की जाए तो उन्हें दिवाली बीत जाने पर महीने भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता था। लेखक के पिता का कहना था कि यदि कोल्हू जरा जल्दी शुरू हो किया तो ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। यानी कि जो कोल्हू से बैल वो जो करके गुड़ बनाएंगे उसकी हमें अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते हैं तो बाजार में गुड़ की मात्रा अधिक हो जाती है और उसके भाव नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए पूरे गांव में लेखक के परिवार का कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था, क्योंकि भाई जब चारों तरफ गुड़ ही गुड़ होगा तो उसकी कीमत डाउन होगी, तो इनको भी उसकी कीमत कम मिलेगी। और अगर सबसे पहले ये शुरू करेंगे तो सबसे पहले गुड़ इनका आएगा और इस तरीके से इनके गुड़ को सभी लोग लेने टूटेंगे तो ये मनमाने भाव पर उसको बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए क्यों तड़पता था? क्योंकि उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन पिता ने जबरदस्ती उनका पढ़ाई छुड़वा दी थी, है ना। लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु लेखक को अपने दादा अर्थात पिता से यह कहने में डर लगता था, लेकिन वह चाहता था कि कोई उसके पिता को यह समझा दे। लेखक इसलिए भी पढ़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि खेती से उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। इसका कारण यह भी था कि उसके दादा के समय में जितनी खेती सफल थी अब उसके पिता के समय में नहीं रह गई। यानी कि पहले ज्यादा मुनाफा होता था, अब इतना नहीं होता था कि घर चलाना भी मुश्किल होता था। लेखक चाहता था कि वह पढ़ लिखकर कोई नौकरी करे जिससे 4 पैसे उसके हाथ में आए। तो जॉब करने से उसको ज्यादा भविष्य उसको अच्छा दिख रहा था, इसीलिए वो पढ़ना चाहता था। प्रश्न संख्या 12 है, जूझ शीर्षक पाठ कथा नायक की किन चारित्रिक विशेषताओं की ओर संकेत करता है? इस संदर्भ में पाठ के शीर्षक के औचित्य को समझाइए। जैसे कि इस पाठ का शीर्षक ही है जूझ मतलब संघर्ष। तो पढ़ाई से लेकर घर स्कूल का पहला दिन हो या अपने लिए एक अच्छा मुकाम बनाना हो, कविताएं करना हो, हर समय उनके जीवन में जो संघर्ष रहा उससे वो कभी पीछे नहीं उठे और इसी संघर्षशील प्रवृत्ति के कारण वो एक अच्छे कथाकार और उपन्यासकार बन पाए। कथानायक जीवन भर विपरीत परिस्थितियों से जूझता रहा। पिता के कड़क व रूखे स्वभाव के कारण वह पाठशाला जाने में असमर्थ था, किंतु अपनी मां के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई जिसके कारण वह पाठशाला भी गया और एक शिक्षित व्यक्ति भी बना। उसने जीवन के संघर्ष में अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोया। अतः जूझ शीर्षक, जिसका अर्थ संघर्ष करना है, नायक के केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर कर। तो हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, उनसे लड़कर संघर्ष करके अपने लिए सही रास्ता निकालना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? लेखक जब पहले खेत में काम करता था, गाय चराने जाता था, जिस समय भी अकेले रहता था तो उसको अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कोई उसे बात करने वाला हो, खेलने वाला हो तो वो आसानी से काम करेगा, तो एक तरीके से अकेलापन उसे काटने दौड़ता था। लेकिन जब वो कविता करने लगा तो उसी खालीपन का उपयोग उस कविता वाचन लेखन के लिए करने लगा, तो वो अकेलापन उसके लिए उस समय उपयोगी सिद्ध होने लगा। जब तक लेखक के जीवन में कविता के प्रति लगाव उत्पन्न नहीं हुआ था तब तक वह उसे अकेलापन सताता था। उसे अपने जीवन में विशेष मोह नहीं रह गया था। जब उसे कविता लिखने और पढ़ने में रुचि आने लगी तभी से उसके जीवन में नए रंग भर गए। अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा क्योंकि उसी समय में वह कविताएं लिखने या गाने लगा था, तो खालीपन का वो उपयोग करने लगा था। अब वह चाहता था कि कविता लिखते समय उसे कोई रोके टोके नहीं, यानी कि अब उसका जो अकेलापन है वो वैसा ही बना रहे ताकि वो उसकी उपयोगिता अच्छे से कर सके। प्रश्न संख्या 14 है, दत्ताजी राव के पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाइए। जाहिर सी बात है, लेखक स्कूल ना जाता, वो पढ़ ना पाता, ना अच्छी कविताएं कर पाता और ना ही एक अच्छा कथाकार उपन्यासकार बनकर प्रसिद्ध हो पाता। उसके जीवन उसी खेतीबाड़ी में ही लगा रह जाता, एक गुमनामी की जिंदगी। यदि लेखक और उसकी मां झूठ का सहारा ना लेते तो लेखक के पिता जीवन भर लेखक से खेती का ही काम करवाते और खुद गांव भर में घूमते रहते एवं रखमाबाई के पास सारा दिन गुजारते। लेखक भी कभी पढ़ लिख नहीं पाता और लेखक के जीवन में अकेलापन आकर ठहर जाता।
लेखक कभी कविताएं लिखना भी नहीं सीख पाता और शिक्षित होने से भी वंचित रह जाता है ना। तो यही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ उपन्यास में लेखक ने क्या संदेश दिया है? क्या लेखक अपने उद्देश्य में सफल रहा है? उसने अपने जीवन का ये जो अंश हमारे सामने रखा, इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं और इन विपरीत परिस्थितियों से हमें हारना नहीं चाहिए, हमें उपाय सोचना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और उसमें अपने लिए नए जीवन के रास्ते खोजने चाहिए। यही संदेश लेखक ने अपने इस आत्मकथा के अंश के माध्यम से दिया है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने यही संदेश देना चाहा है कि व्यक्ति को संघर्षों से जूझते रहना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती रहती हैं, इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। अपने ऊपर विश्वास करना पहले जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। संघर्ष करना तो मानव की नियति है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में जीवन भर संघर्ष करता है। यदि संघर्ष नहीं किया तो मानव जीवन एकाकी और नीरस बन जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कोई चीजें आ ही नहीं पाएंगी। इन संघर्षों से जूझकर व्यक्ति सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। लेखक का जीवन भी बहुत संघर्षशील रहा। इन संघर्षों से दो चार होकर ही उसने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक अपना उद्देश्य प्रस्तुत करने में सफल रहा, यानी कि वो जिस उद्देश्य से अपनी इस आत्मकथा का अंश हमारे सामने रखा था वो पूरी तरीके से सफल रहा। हमें उनके दिए गए संदेश को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो ये था हमारा ये अध्याय जिसके माध्यम से हमने बहुत सारी चीजों को सीखने और समझने की कोशिश की। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट और अंतिम अध्याय अतीत में दबे पांव। चलेंगे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता को देखने और उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को करने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलते हैं अगली बार आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।